हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित तिवारी। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। लास्ट लेक्चर पे मैंने आपसे कहा था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और वहाँ मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन जो आपकी है वो 97% ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसी के रूप में, आरबीसी की मदद से, और 3% जो ट्रांसपोर्ट होती है वो प्लाज्मा के थ्रू, जबकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 25% via RBC, 70% by bicarbonates and 7% in the form of dissolved plasma। ठीक है, इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, यानी हीमोग्लोबिन में आपको क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा। ठीक है, आयरन प्रेजेंट इन द आरबीसी, यानी ये आरबीसी जो आपकी होती है, इस आरबीसी के अंदर आपको मिलेगा हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन में आपको क्या मिलेगा? आयरन। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ऑक्सीजन कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, रिवर्सिबल मैनर। रिवर्सिबल मैनर का क्या मतलब है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। हीमोग्लोबिन है Hb, ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन कर रहा है, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ता है, एल्वेलाई में ये जुड़ेगा और टिश्यू में ये ब्रेक होगा। याद रखिएगा, एल्वेलाई के अंदर ये एसोसिएशन होगा और टिश्यू में इसका डिसोसिएशन होगा। ऐसी कंडीशंस वहां पे उपलब्ध होती हैं कि ये टूट जाता है। रिवर्सिबल मैनर का मतलब यही है, याद रखिएगा। एंड फॉर्म्स द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिलहाल जो यहां पे हमें आपको समझाना है वो बात यही है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के Hb4O8 का फॉर्मेशन करता है। दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, पहली बात। दूसरा, ये एल्बुलाई में घटना हो रही है, बाकी हम आपसे बाद में बात करेंगे। तो हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के Hb4O8 का फॉर्मेशन कर रहा है। दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी ए मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। यस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, यस 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुड़ सकता है मैक्सिमली एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से। ये सवाल आपसे खूब पूछा जाता है प्रीवियस ईयर एग्जाम में कि एक हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को जोड़ सकता है? तो आंसर इज 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज, इस ऑक्सीजन का, याद रखिएगा बच्चों, इस ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जो बॉन्डिंग है, इसके लिए कुछ कंडीशन जिम्मेदार हैं। जैसे प्राइमरली, मुख्यतया अगर मैं आपसे कहूं कि ये ऑक्सीजन जुड़ेगा हीमोग्लोबिन के साथ, इसके लिए मुख्यतया क्या जिम्मेदार है? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये जो बाइंडिंग हो रही है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो पार्शियल प्रेशर किसका? ऑक्सीजन का जिम्मेदार है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली, मुख्यतया रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगला सवाल, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर द बाइंडिंग। ये और भी फैक्टर हैं जो बाइंडिंग को इंटरफेयर करेंगे, लेकिन मुख्यतया ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ही बॉन्डिंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अगर हम सिग्मॉइड कर्व की बात करें तो सिग्मॉइड कर्व ऑब्टेन्ड होती है व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब है अभी मैं आपको समझाता हूं। फिलहाल ये सिग्मॉइड कर्व आप याद रखिएगा, जब हम परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करेंगे उस समय जो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर का जो ग्राफ आएगा वो सिग्मॉइड कर्व आएगा। इसे हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। आइए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है। जैसे हीमोग्लोबिन आपका है, अब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है इसमें 4 ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं। Hb, अगर यहाँ पे एक तरफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर ले, दिस इज 25% सैचुरेशन। अगर दोनों तरफ मॉलिक्यूल को बाइंड कर ले, यानी 2 O2 मॉलिक्यूल हो जाए, तो 50% सैचुरेशन हो गया हीमोग्लोबिन का। अगर हीमोग्लोबिन पे तीनों तरफ मॉलिक्यूल 3 तरफ जुड़ जाए तो 75%।
और अगर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो आपका है चारों तरफ चारों मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जाए, दिस इज 100% सैचुरेशन। यही पॉइंट है जो मुझे आपको समझाना था। क्या मतलब हुआ? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर हम बढ़ाते जाएं तो परसेंटेज सैचुरेशन बढ़ता चला जाएगा। मैंने पहले भी कहा जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन आप देखिए जीरो है तो जीरो बाइंडिंग होगी, सैचुरेशन जीरो होगा। हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, भाई HbO2 की बात कर रहे हैं, ये जुड़ने की बात कर रहे हैं। ये तब जुड़ेगा जब पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए 20 हो गया पार्शियल प्रेशर, तो बाइंडिंग आप देखिए लगभग 35% के आसपास होगी। 40 हो गया, बाइंडिंग आप देखिए लगभग 50% के आसपास बाइंडिंग हो गई। ये देखिए 60 हो गया, 60% हो गई। 100 हो गया, 90% के आसपास होगी। मतलब पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ता जाएगा। समझ पा रहे? दोबारा बता रहा हूं, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन, याद रखिएगा सैचुरेशन मतलब क्या होता है, पहले 20%, 30% एंड सो ऑन 100%, इस तरीके की बात कर रहा हूं। मतलब हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन ज्यादा जुड़ता चला जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। ये आप देखिए, दिख रहा है ग्राफ बढ़ रहा है। इसका शेप क्या है? ये सिग्मॉइड कर्व होती है, सिग्मॉइड कर्व है। आपको इकोलॉजी मैंने पढ़ाया था, लैग, लॉग, एक्सपोनेंशियल एंड स्टेशनरी, वो आपको यहां नहीं डिस्कस करना। यहां पे देखिए 100%, ये आप ध्यान देखो 100 पार्शियल प्रेशर है और 100% सैचुरेशन है। यहां पे आप देखिए, यहां पे 50% होगा और इस 50% पे अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो यहां आप जाके ऑब्टेन कर सकते हैं। तो 50% जो सैचुरेशन है वो लगभग इस पॉइंट पे आता है, यहां पे, यानी लगभग 28, 27, 28, मैं ऑन एन एवरेज 28% ले लेता हूं। 28% पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे 50% सैचुरेशन हो जाता है। इसे ही हम P50 वैल्यू कहते हैं। आगे आपको भी समझाऊंगा कि वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जिस पे 50% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हो जाए, वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जिस पे 50% सैचुरेशन हो जाए, उसे हम P50 वैल्यू कहते हैं। सब कुछ समझ में आएगा, बस थोड़ा सा वेट करें। यस, यहां पे इस पार्शियल प्रेशर पे 50% सैचुरेशन हो जा रहा है। दिस इज कॉल्ड P50 वैल्यू। क्या बोलते हैं? P50 वैल्यू। अभी आगे और बात होगी। तो यस, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। लगभग 28% पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, यानी 28 पार्शियल प्रेशर पे जो सैचुरेशन होता है वो 50% सैचुरेशन हो जाता है। ये डाटा निकाला है मैंने इसमें से, आप इसे याद रखिएगा। यस, तो बस यही आपको बताना था कि सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted. This is called oxygen dissociation curve. एक बात और, and highly useful in studying the effect of factor like partial pressure of CO2, H plus concentration, etc. अब सुने ध्यान से क्या 2 बार मैंने आपसे कहा है कि या तो ऑक्सीजन, या यूं कहें कि 2 बार हमने गैसेस एक्सचेंज की बात करी थी, एक एल्वेलाई में और दूसरा टिश्यू में। इन दोनों को समझना है। हम एल्वेलाई में ऑक्सीजन को जोड़ते हैं और टिश्यू में तोड़ते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? इन एल्वेलाई वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई। अब अगर एल्वेलाई में आप देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है? 104 एंड CO2 लो 40, लेसर H प्लस कंसंट्रेशन। CO2 लो है तो H प्लस भी कम होगा, टेम्परेचर भी वहां कम होगा क्योंकि वहां कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही है। टिश्यू में ज्यादा होगा क्योंकि वहां मेटाबॉलिज्म होती है। द फैक्टर आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझना, याद करें मैंने आपसे कहा Hb ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, कहां पे? एल्वेलाई में।
एल्वेलाई में अभी पीछे पढ़ाया मैंने आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है, H+ का कंसंट्रेशन कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है। ये सारी चीज़ें, पार्शियल प्रेशर का ऑक्सीजन का ज़्यादा होना, CO2 का कम होना, H+ का कम होना, टेम्परेचर का कम होना, ये सब के सब इसको फॉलो करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन। अभी मैंने लास्ट में शुरुआत में आपको पढ़ाया था। यस, मैं अब इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। वेयर इन द एल्वेलाई where partial pressure of oxygen is more, CO2 also more, lesser H+ concentration, lower temperature, all factors favor the formation of oxyhemoglobin। अब हमें तोड़ना कहां है? टिश्यू में, तो वहां इसका उल्टा होगा। where low partial pressure of oxygen, जहां हमें ब्रेक करना है, high CO2, high H+ concentration and high temperature, this condition favors the dissociation। that's a very very important term। आप बहुत अच्छे से इसको समझ लें। डिसोसिएशन कहाँ हो रहा है? डिसोसिएशन कहाँ हो रहा है? टिश्यू में। और वहाँ डिसोसिएशन के बाद Hb4O8, यही आपको पीछे पढ़ा के आया हूँ, Hb4O8 ये टूट जाएगा और किस में टूटेगा? Hb में प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन टिश्यू यूज कर लेगा, टिश्यू यूटिलाइज कर लेगा। यस, ये टूटेगा Hb4O8। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, H+ ज़्यादा है, हायर टेम्परेचर है। क्लियर? एक बात एल्वेलाई की भी याद रखें, दोबारा बोल दे रहा हूँ, जहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, जहाँ पे Hb और ऑक्सीजन जुड़ करके Hb4O8 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो उसके लिए हाई पार्शियल प्रेशर, लो CO2, लो H+, लो टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है, और इसके टूटने के लिए हाई CO2, हाई H+, हाई टेम्परेचर एंड लो ऑक्सीजन जिम्मेदार है। ठीक है ना? दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन in the lung surface and gets dissociated in the tissue। that's a very very important, जो मैं आपको पीछे पढ़ा के आया हूं कि ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ता कहां है? लंग्स में, यानी कि एल्वेलाई में। टूटता कहां है? ब्रेक कहां होता है? टिश्यू में। कहां बच्चों? टिश्यू में। यस, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है लंग्स में, जहां पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा, CO2 कम, H+ कम, टेम्परेचर कम। टूटता कहां है? डिसोसिएट कहाँ होता है? जहाँ CO2 कम, ऑक्सीजन कम, CO2 ज़्यादा, H+ ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा। दिस इज टिश्यू। क्लियर? अब एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपके साथ जोड़ना है इसमें मुझे, वो सुने। क्या? हम सभी लोग जानते हैं, एक कैलकुलेशन है कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, 1 ग्राम ऑफ, ये आपको याद करना है, 1.34 ml ऑक्सीजन को। कितना? 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ये आपको याद करना है। हम ये भी जानते हैं कि 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, हम 15 ले रहे हैं। 100 ml में 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, इसलिए 100 ml ब्लड कैन कैरी अप्रॉक्सीमेट 15 इंटू 1.34, अगर आप गुणा करेंगे तो लगभग ये 20 ml के आसपास आएगा। थोड़ा ज़्यादा आएगा, बट 20 ml के आसपास आपको नोट करना है, ज़्यादा कम जो भी हो। 19 समथिंग या ऐसे कुछ आता है, आप 20 ml लिख लो, तो 20 ml के आसपास आएगा। ध्यान से सुनना, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को ले जाएगा। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है ऑन एन एवरेज, तो 100 ml कितना ले जाएगा? 15 इंटू 1.34 यानी 20 ml ऑक्सीजन ले जाएगा। लेकिन डिलीवर्ड ओनली 25%, दैट इज 5 ml ओनली। यही डाटा आपको यहां पढ़ना है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर वर्ड को याद रखिएगा, डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अब यहां पे कुछ बातें आपकी एनसीईआरटी ने गायब कर दी, मैं उसके बारे में आपसे फिर से बात करूंगा। सब आप देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, और अब मैं आगे चल के आपको बता रहा हूं कि 100 स्पेस से पूरा गायब कर देता हूं। 100 ml ब्लड
can carry 20 ml oxygen, but delivered only 5 ml oxygen in नॉर्मल कंडीशन। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने हमें कहा है, अभी अब मैं सारा गायब कर रहा हूं बेटा, आपकी एनसीईआरटी ने कहा है कि एवरी 100 ml ब्लड डिलीवर, मैं बार बार कर रहा हूं, 5 ml ऑफ टिश्यू ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में 5 ml देगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोई एक्सरसाइज करें तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। यस, 75% तक ऑक्सीजन उस समय दी जाती है जब कोई एक्सरसाइज करता है, यानी उस समय लगभग 15 ml के आसपास ऑक्सीजन दी जाती है। भाई जरूरत पड़ेगी ना, नॉर्मल कंडीशन में 5 ml टिश्यू को मिल रहा है और कोई वो बहुत टफ काम कर रहा है, मेहनत का काम कर रहा है, तो उसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। फिर वो ज्यादा ऑक्सीजन एक्सरसाइज के दौरान, तभी तो लिखा है एनसीईआरटी ने नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन के समय 5 ml, लेकिन अब अगर इसी पे आप लिख लेते एक्सरसाइज के दौरान लगभग 75% तक मिलेगा, यानी लगभग 15 ml। इतना कोई आपसे पूछे तो आप बताएं, अदरवाइज ना बताएं। तो यहां पे कई बातें हुई। एसोसिएशन के लिए जिम्मेदार है हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, लो CO2, लो H+, लो टेम्परेचर। डिसोसिएशन के लिए टिश्यू में हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लो ऑक्सीजन, हाई H+, हाई टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल। इस प्रकार से आपकी ऑक्सीजन कहां पहुंच जाती है? टिश्यूज में, और वहां जरूरत पूरी हो जाती है। क्लियर? ये तो हो गया हमारा ऑक्सीजन। मैंने आपसे यहां भी एक बात और कही, वो जरा ध्यान से समझें कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ये भी बढ़ता जाएगा। लगभग 28% या 28 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, मैं परसेंट बार बार बोल दे रहा हूं, पार्शियल प्रेशर जब 28 होता है, 28 होता है, कितना? 28 के आसपास जब होता है बच्चों, उस समय 50% के आसपास सैचुरेशन होता है। कितना? 50% के आसपास। ये डाटा आपके सामने यहां पे है। आप 30 भी कह सकते हैं, सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने, ये देखिए यहां पे, ये भी यही बताया था मैंने, ये अब यहां से भी कर सकते हैं, 30 करके भी आप काम चला सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 30 या कुछ बुक्स में 28 भी दिया हुआ है, इस पे P50 वैल्यू होती है। ध्यान से समझें, आगे एक ग्राफ और भी बना हुआ है। यहां से भी सवाल खूब आता है। सवाल क्या है वो सुने। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का यहां बढ़ रहा है और यहां हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है। क्लियर? हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है। ध्यान से देखिए, यहां पे हर चीज को आपको समझना है। एक पॉइंट और भी है, वो भी जरा देखें। अगर मैं पहले तो नॉर्मल केस में मैं आपसे बात कर लूं, ये आपकी ये मान ली 50% है, ये लगभग 28 आता है, इसीलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा था 28 mmHg के आसपास है। ये वैल्यू जो होती है ये 50% के आसपास होगी। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से जो मैं बोलना चाह रहा हूं। पहले चीज तो P50 वैल्यू क्लियर कर लीजिए। P50 वैल्यू क्या होती है? परसेंटेज ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जिस पे 50% सैचुरेशन हो जाए। क्लियर? अब सुनो, अब ध्यान से दो बातें समझना। ये तो नॉर्मल ग्राफ जो मैंने आपको पढ़ा दिया। एक सवाल पूछा जाता है कि कर्व ये जो बनी हुई है राइट कब शिफ्ट करेगी या लेफ्ट कब शिफ्ट करेगी, यानी P50 वैल्यू कब लेफ्ट जाएगी कब राइट जाएगी, इसको समझना है। ध्यान से सुनना। अगर पार्शियल प्रेशर CO2 का बढ़ा दिया जाए, CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया जाए, या 2,3 DPC, ये कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है। जब मेटाबॉलिज्म बढ़ती है तो ये सब चीजें बनती हैं। ये जो नहीं है वो नहीं बताऊंगा। pH घटेगा अगर CO2 बढ़ेगा, और pH घटेगा तो H+ बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? P50 वैल्यू क्या होगी? अब आप मुझे एक बात बताओ, P50 वैल्यू फिर देर में अटेन होगी ना, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन घट जाएगा। यस या नो? P50 वैल्यू जो हमको यहां पे मिल जा रही थी, अब वो P50 वैल्यू हमको कहां मिलेगी? यहां पे जाके मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन ही कम है तो सैचुरेशन देर में मिलेगा,
और कर्व हमारा कहां जाएगा, राइट शिफ्ट कर रहा है, देखिए इस तरफ जा रहा है, राइट शिफ्ट कर रहा है। और अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा दें और ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाए, तो जो हमें यहां मिल रहा था P50 वैल्यू, यहां पे मिल रही थी, वो P50 वैल्यू हमको यहां पे मिल जाएगी और पहले मिल जाएगी। आप ध्यान से बात को मैं फिर से आपको समझाऊं, ध्यान से समझिएगा। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ा दे, तो जो सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का पहले पूरा हो जाता था, वो अब बाद में होगा, यानी P50 वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं ना? और जब P50 वैल्यू बढ़ जाएगी, तो जो यहां मिल रहा था P50 वैल्यू हमको इस जगह पे, अब वो क्या मिलेगा, थोड़ा देर बाद मिलेगा, यानी ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, ज्यादा पार्शियल प्रेशर मिलेगा, तभी तो कहा P50 वैल्यू, यानी पार्शियल प्रेशर जब ज्यादा होगा उस समय जाके P50 वैल्यू मिलेगी। समझ पा रहे, इसलिए मिटा दिया उसको लिख के। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन लेट में होगा, P50 वैल्यू बढ़ जाएगी और कर्व हमारी जो यहां पे थी वो अब यहां पे ऐसे आ जाएगी, और इसका मतलब कर्व हमारी राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ने का क्या मतलब है, CO2 बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बाई प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म में ज्यादा मिलेंगे, pH घटेगा, H+ कंसंट्रेशन बढ़ेगा। फिर से सुनिए, अगर आपसे कोई कहे कि कहीं पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 घट गया है और घट गया है, ऑक्सीजन का बढ़ गया है, तो pH बढ़ जाएगा, H+ घट जाएगा, CO2 घटा ही है, टेम्परेचर भी घट जाएगा, तो P50 वैल्यू जो यहां मिलती थी वो और पहले मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और उपलब्ध है और जल्दी सैचुरेशन हो जाएगा, और कर्व कहां चली जाएगी, लेफ्ट शिफ्ट कर गई। आप देखिए ये वाली कर्व। अब अगर आपको मेरी बात इतना पढ़ाने के बाद कम समझ में आया हो तो सुनो, लास्ट में फाइनली सवाल, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर बढ़ेगा, अब सुनते रहिएगा जो मैं बोल रहा हूं, तो P50 वैल्यू बढ़ जाएगी, H+ कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, pH का कंसंट्रेशन घट जाएगा, कर्व हमारा राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ये याद कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए। अगर ध्यान से समझना, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 घट जाएगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, pH बढ़ जाएगा, H+ घट जाएगा, कर्व हमारा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। बच्चों ये एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके मैंने आपको पढ़ाया है, इसका ये मतलब नहीं कि आप इसे पढ़ें ही ना, आप इसे बहुत शिद्दत से पढ़ें और बहुत शिद्दत से याद रखें। जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं ये याद रखना आपका नैतिक कर्तव्य है, तभी आगे काम बन पाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे। CO2 के अगर बात करी जाए तो CO2 इज कैरिड अप। CO2 का जो ट्रांसपोर्ट था वो 3 तरीके से था, मैं आपको पहले दिखा दूं। 5 to 7% बच्चों, कितना, 5 to 7% वाया डिजॉल्व प्लाज्मा, 20 से 25% वाया RBC। याद आया? याद आ रहा है ना? अभी पढ़ाया था मैंने पीछे ही, यानी हीमोग्लोबिन के द्वारा। दिस इज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और 70% बाइकार्बोनेट्स। क्लियर? तो 20 से 25% बाई RBC, 70% बाइकार्बोनेट, 7% प्लाज्मा। अब इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा पढ़ना है जो दिया हुआ है यहां पे। पहला सवाल ध्यान से समझना, CO2 इज कैरिड आउट बाई हीमोग्लोबिन इज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन होता है एक्चुअल में RBC के साथ, या यूं कहें एमीन ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। एमीन ग्रुप, सोच पा रहे ना, एमीन ग्रुप जाके जुड़ जाता है। मैकेनिज्म आपके सिलेबस में कम है, बट फिर भी जो है वो आपको बता देता हूं। ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो है ये RBC के साथ स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें हीमोग्लोबिन CO2 के साथ जुड़ता है। समझ पा रहे ना, NHCO NHCOOH, नॉट डिटेल में जरूरत नहीं जानने की, सीधे से याद रखना है कि CO2 इज कैरिड आउट बाई हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20 से 25%। ये मैंने आपसे पीछे भी कहा, RBC की मदद से लिखा भी है। रिएक्ट विद एमीन ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, किस ग्रुप के साथ, एमीन ग्रुप के साथ जुड़ जाता है 20 से 25% के केस में। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग।
वो अफेक्ट कर सकता है, पहले भी बता चुका हूं पीछे। व्हेन CO2 इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर इज लो इन द टिश्यू, more binding of carbon dioxide occurs, where partial pressure of CO2 low, partial pressure of O2 high, as in the alveoli, जहां पे डिसोसिएशन होता है। यहां उल्टा है जो मैंने पीछे आपसे कहा था, टिश्यू में CO2 की बाइंडिंग होगी हीमोग्लोबिन के साथ और एल्वेलाई में डिसोसिएशन होगा, क्योंकि आपको मैं अनगिनत बार बता चुका हूं इस टॉपिक को कि टिश्यू में ऑक्सीजन का CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो वहां पे एसोसिएशन होगा, एल्वेलाई में CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है तो वहां डिसोसिएशन होगा। अरे देव दोगे उसी को जिसके पास नहीं होगा ना, तभी तो डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। यस, तो व्हेन CO2 इज हाई एंड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो इन टिश्यू, कहां? इन टिश्यू, टिश्यू में यहां पे होगी बाइंडिंग, और जहां पे CO2 लो है और ऑक्सीजन हाई है एल्वेलाई में, वहां होगा डिसोसिएशन, जहां पे देना है। आगे इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये मैं आपको 2 बार बता चुका हूं, अभी आगे डायग्राम से ही मैंने थोड़ा और दिखाना भी है। CO2 which is bind to hemoglobin from the tissue is delivered to the alveoli। ये बात आपको समझ अब तक आ जानी चाहिए कि हम हीमोग्लोबिन के साथ CO2 की बाइंडिंग करते हैं कहां? टिश्यू में, और ले जाके रिलीज कहां कर देते हैं CO2 को? एल्वेलाई में। इसका उल्टा ऑक्सीजन के केस में होता था। तो 20 से 25% आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग करके हमने CO2 को एल्वेओलाई तक पहुंचा दिया। क्लियर? ये बात खत्म हो गई? ठीक है, हटा दीजिए इसको। एक केस हमारा पूरा हुआ ये वाला, 20 से 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में, जिसमें CO2 एमीन ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के 20 से 25% CO2 को एल्वेओलाई तक पहुंचा देता है, वहां पे जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा है। क्लियर? ठीक है। अब आइए नेक्स्ट। आरबीसी कंटेन्स वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, दिस इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ द नेचर। नोट कर लीजिएगा, फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ नेचर। पिछले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था स्लोवेस्ट एंजाइम ऑफ द नेचर इज द लाइसोजाइम डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो यस, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू, थोड़ा सा ये प्लाज्मा में भी होता है। तो वेरी हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन आरबीसी एंड वेरी लो कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन प्लाज्मा। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन। हमने आपको प्लाज्मा का केस पढ़ा दिया जिसमें 7% डिजॉल्व होकर जाएगा और 25 से 30% आरबीसी की मदद से, यानी हीमोग्लोबिन प्लस CO2 के साथ बाइंडिंग होकर वो जाएगा। अब बाइकार्बोनेट का कहानी पढ़ रहे हैं। CO2 जुड़ता है H2O मॉलिक्यूल के साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में, बनाता है H2CO3। ये सब कहां हो रहा है? आरबीसी के अंदर। कहां? आरबीसी के अंदर। मोस्टली ये आरबीसी के अंदर हो रहा है। थोड़ा सा ये बहुत फास्ट हो रहा है यहां पे, और थोड़ा सा चूंकि माइन्यूट अमाउंट प्रेजेंट है प्लाज्मा में भी, तो थोड़ा सा वहां भी हो रहा होगा। और फाइनली हमको आरबीसी में HCO3 और H+ मिल जाता है। कहां? आरबीसी के अंदर HCO3 माइनस प्लस H+ मिल जाता है। अब हमें इसको पहुंचाना है कहां? एल्वेओलाई तक। ध्यान से समझते हैं। एट द टिश्यू where partial pressure of CO2 is high due to catabolism, CO2 diffuse into the blood। कहां? ध्यान रखना, जो हमारा टिश्यू है, बगल में हमारा क्या है? यहां पे मान लीजिए हमारी आरबीसी है, प्लाज्मा भी होगा, इसके अंदर डिफ्यूज कर जाएगा, आरबीसी के अंदर डिफ्यूज कर जाएगा। आरबीसी के अंदर कौन डिफ्यूज कर गया? CO2। CO2 डिफ्यूज इनटू द ब्लड, यानी आरबीसी एंड प्लाज्मा, एंड फॉर्म्स SCO3 एंड H+। बाहर भी बनाएगा और अंदर भी बनाएगा। यहां क्या बनाएगा? SCO3 प्लस H+। ठीक है, ध्यान रखना। एट द एल्वेलर साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो, द रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब SCO3 वहां टूट जाएगा CO2 में और CO2 और H2O का फॉर्मेशन करेगा। तो यह बात याद रखनी है क्या
कि ये जो एक, मैं इसको पूरा मिटाऊं फिर आपके साथ आऊंगा। CO2H2O का फॉर्मेशन होगा कहां? एल्वियोलाई में ये बनेगा, और ये दोनों जुड़ करके H2O3 का फॉर्मेशन कर रहे हैं कहां? टिश्यू में, और ये टूटेगा कहां? एल्वियोलाई में। ये रिएक्शन अपोजिट होती है भाई, ये यहां टिश्यू में टूट रहा है, टिश्यू के आरबीसी आज वहां ब्लड भी मिलेगा ना, तो CO2 और H2O जुड़ करके H2O3 बना रहे हैं। और जब कहां पहुंचेंगे, बहुत समझाना पड़ता है बेटा, आपको बस समझना होगा चीजों को, अगर आप सुनेंगे तो चीजें समझ जाएंगे। CO2H2O जोड़ेगा और बनाएगा क्या? H2CO3। कहां? टिश्यू में। और ये SCO3 बनाएगा CO2 और H2O कहां? एल्वियोलाई में। कहां बनाएगा? एल्वियोलाई में। वहां CO2 भेज देगा ना। यस, यही पॉइंट मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था। ये देखिए, तो क्या कहा मैंने, जरा मेरी बात को दोबारा सुने। CO2 डिफ्यूजेस इनटू आरबीसी एंड प्लाज्मा, फॉर्म्स SCO3 माइनस। किस जगह पे? टिश्यू में। एल्वियोलर साइट जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है, रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड फॉर्म्स CO2 एंड H2O, अभी दिखा के आया हूं। 10 CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट। देखिए, CO2 को ट्रैप किया गया एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वियोलाई एंड रिलीज एज CO2। यानी SCO3 जब पहुंचेगा कहां? एल्वियोलाई में, तो फिर ये CO2 और H2O में टूट जाएगा। क्लियर? यानी 3-4 बातें समझनी है। CO2 प्लाज्मा की मदद से पहुंचा 7%, 20 से 25% हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के गया कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में, 70% CO2 H2O के साथ जुड़ा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में SCO3 का फॉर्मेशन किया, और अब पहुंच जाएगा एल्वियोलाई में, वहां टूट जाएगा रिवर्सिबल मैनर में। एक बात और याद रखनी है, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेट 4 ml ऑफ CO2। एक सवाल यहां पे और, 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई। ऑक्सीनेटेड ब्लड कितना ले जाता था? 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करता था टिश्यू को। वो सवाल भी याद रखना। तो ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट हो गया कि 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेट 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई। क्लियर? इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हों तो फिर हम कुछ आगे और आपसे बात करें, करा जाए। चलिए नेक्स्ट आइए, जो अभी मैं आपको समझा रहा था, थोड़ा डायग्राम से भी आपको दिखा रहा हूं। CO2 डिसॉल्व इन प्लाज्मा कितना परसेंट जाएगा? 7%। छोड़ दीजिए, मैंने कहा था थोड़ा सा H2C कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, थोड़ा सा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्लाज्मा में भी होता है, तो वहां भी H2CO3 का फॉर्मेशन होगा और प्लाज्मा प्रोटीन की मदद से या SCO3 वहां भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा, उसको काउंटिंग नहीं है। CO2 ये देखिए बड़ा सा मोटी सी लाइन एक बनी हुई है, यानी दिस इज द 70% केस की बात यहां हो रही है। और ये कितने परसेंट की? 20 से 25% केस। तो एक केस हमारा ये हो गया, दूसरा केस हमारा ये हो गया, तीसरा केस हमारा ये बगल में हमारा टिश्यू है। तो CO2 7% के आसपास डिसॉल्व प्लाज्मा में गया। अब देखिए 70% वाला केस, CO2 ये डिफ्यूज होकर के कहां पहुंचा? आरबीसी में, जो बना हुआ है दिस इज आरबीसी। यहां पे CO2 H2O के साथ जुड़ता है, H2CO3 का फॉर्मेशन करता है, SCO3 बना। अब ये SCO3 बाहर निकल जाएगा, ये SCO3 बाहर निकल जाएगा और ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा वाया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कहां पहुंचेगा? टिश्यू के साथ। लेकिन उसी समय एक घटना और होती है, चूंकि SCO3 बाहर गया है तो इसके ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना है, Cl अंदर आता है। दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट प्लाज्मा से, ध्यान रखना, प्लाज्मा से आरबीसी में क्लोराइड का आना क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना? पक्का? ओके। और एक बात और याद रखना, ये SCO3 का प्लाज्मा में जाना, दिस इज नोन एज हैमबर्गर फिनोमेना। इतनी डिटेलिंग है नहीं, नाम वगैरह आपका कुछ भी यहां पे दिया नहीं है। अब चूंकि जब दिया नहीं है तो हम लोग बात नहीं करते ज़्यादा, दिया होता, इतनी डिटेलिंग एनसीईआरटी में दी होती तो हम जरूर बात करते। चूंकि दिया नहीं है इसलिए ज़्यादा इसमें बात करी नहीं जाती, ठीक है? आपको बस नाम नोट कर लेना है, ठीक है? चलिए
आइएगा। तो दिस इज, ये हो गया। और एक बात, आरबीसी से प्लाज्मा में किसका जाना, SO3 का जाना, दिस इज कॉल्ड हैम्बर्गर फिनोमेना। हैम्बर्गर फिनोमेना एनसीईआरटी ने इतना लिखा नहीं है, तो मैं चल के एक बात आपको दिखा दूं। क्या लिखा है, CO2 diffuses into blood and forms SO3-। ये SO3- बाद में प्लाज्मा में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड हैम्बर्गर फिनोमेना। क्या बोलते हैं, हैम्बर्गर फिनोमेना। नोट कर सकते हैं आप, कभी आ ही जाएगा तो कर लेना, ठीक है। एक केस तो ये हो गया। तीसरा, CO2 हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है और बाद में ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू द एल्वेलाई। ये हमने यहां लिख रखा है HHB NHCOOH। ये होता है एक्चुअल में कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कितने परसेंट, 20 से 25%। 70% कार्बोनिक एनहाइड्रेस। पूरी बातें क्लियर है कि नहीं, एक बार और बता दें। 7% प्लाज्मा की मदद से, 70% बाइकार्बोनेट की मदद से, 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की मदद से। ये SO3 कैसे बना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एंजाइम की उपस्थिति में। थोड़ा सा SO3 बनता है प्लाज्मा में भी, क्योंकि वहां भी थोड़ा सा कार्बोनिक एनहाइड्रेस था माइन्यूट अमाउंट में। ये फास्ट लिखा हुआ है क्योंकि यहां ज्यादा एंजाइम है, ये स्लो लिखा हुआ है क्योंकि वहां कम एंजाइम है, ठीक है। ये पूरी बात आपके सामने डायग्रामेटिक भी बता दिया कि कैसे कैसे ये हमारा टिश्यू होता है, ये हमारा आरबीसी होता है, ये हमारा प्लाज्मा होता है। फाइनली आपकी सारी चीजें वहां पे पहुंच गई। ये डायग्राम बहुत अच्छी बुक से लिया गया है, याद रखिएगा। अब आइए, रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन। ह्यूमन बींग्स हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी, ह्यूमन बींग्स हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट रिस्पिरेटरी रिदम। जो सांस लेने की या आपकी ब्रीदिंग की जो रफ्तार है, इसको मेंटेन करने की क्षमता होती है। टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी, शरीर की जो जरूरत होती है उसके हिसाब से। दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम। अब न्यूरल सिस्टम है तो आपकी टेंशन ही खत्म है, सिर्फ नाम बताना पड़ेगा। ए स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला, स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला, दिस इज कॉल्ड RRC, respiratory rhythm center. Yes, a specialized center present in medulla region of the brain called respiratory rhythm center। सवाल खूब पूछा जाता है कि RRC कहां होगा, तो मेडुला में। ये सवाल है, बहुत अच्छा, मार्क कर लीजिएगा। ये किस चीज के लिए मदद करता है, मुख्यतः जिम्मेदार है रेगुलेशन के लिए, ब्रीदिंग को रेगुलेट करने के लिए, घटाने बढ़ाने के लिए। Another center present in the pons region of brain called pneumotaxic center। कौन सा रीजन, पॉन्स रीजन, इसे बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भाई साहब जो हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये इनके फंक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। पॉइंट कर लीजिएगा, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। 4 सवाल हो गए। पहला, मेडुला में क्या पाया जाएगा, रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसका काम क्या होता है, मुख्यतया रेगुलेट करना, ब्रीदिंग को रेगुलेट करना। दूसरा सवाल, यहां मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से बात कर रहा हूं, कुछ भी एडिशनल नहीं चाहूंगा। तो मेडुला में रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, ये रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार है, ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। दूसरा सेंटर है पॉन्स रीजन में, दिस इज कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इसका फंक्शन है कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर, उसको भी कंट्रोल कर लेगा ये, ठीक है ना। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयरबाय अल्टर द रिस्पिरेटरी रेट, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमोटैक्सिक सेंटर के पास गजब की क्षमता होती है जो इंस्पिरेशन के समय को घटा देता है, इंस्पिरेशन का जो वक्त है उसको घटा देगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे खूब अच्छे से मार्क करें कि न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, कौन सा सेंटर, न्यूरोटैक्सिक सेंटर, रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयरबाय अल्टर द रिस्पिरेटरी रेट। तो सवाल पूछेंगे कौन रेगुलेट करता है, तो रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कहां मिलेगा, मेडुला में। कौन इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को घटा सकता है, कौन होगा वो, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कौन रिस्पिरेटरी रेट को अल्टर कर सकता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कहां प्रेजेंट होगा, पॉन्स रीजन में। ये तो हमारा एक था।
एक हमारे पास और भी सेंटर है, दिस इज कॉल्ड कीमो सेंसिटिव सेंटर। क्या बोलते हैं उनको? कीमो सेंसिटिव सेंटर। वो क्या है? पहले तो एक न्यूरल की बात हमने कर ली, अब केमिकल के साथ चलते हैं। न्यूरल पूरा हुआ, दो हैं, रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कहां प्रेजेंट होते हैं और क्या फंक्शन है, प्लीज बहुत अच्छे से याद रखना। रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर का फंक्शन होता है रेगुलेट करना ब्रीदिंग को। पॉन्स रिदम में प्रेजेंट न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम होता है रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट करना। इवन इनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि ये इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को भी घटा देते हैं, ओवरऑल रिस्पिरेटरी रेट को बदल सकते हैं। अगला सवाल, एक कीमो सेंसिटिव एरिया एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। रिदम सेंटर के बगल में एक कीमो सेंसिटिव सेंटर होता है जो बहुत सेंसिटिव होता है CO2 और H+ के लिए। CO2 और H+ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कीमो सेंसिटिव एरिया, अभी हमने न्यूरल वाला पूरा कर लिया, दिस इज द कीमो सेंसिटिव एरिया। इनके बारे में क्या बोलना है? ये जो कीमो सेंसिटिव एरियाज होते हैं सर, इनकी खास बात क्या है? ये एडजेसेंट होते हैं रिदम सेंटर के बगल में और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं CO2 के प्रति। जैसे ही CO2 का लेवल बढ़ेगा तुरंत कहेंगे अब हमें और लंबी सांस खींचनी है। बात पूरी खत्म हो गई। यही ध्यान रख सकना, इंक्रीज इन दीज सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which these substance can be eliminated। जैसे ही CO2 बढ़ेगा pH घटेगा, जैसे ही CO2 बढ़ेगा pH घटेगा। ये मान लीजिए हमारा RRC है, RRC के बगल में ही मान लीजिए ये आपके सेंटर्स, ये कीमो सेंसिटिव एरियाज हैं एडजेसेंट, उसी के बगल में है, मान लीजिए RRC के बगल में, जस्ट इमेजिन है भी ये, ठीक है ना, RRC के बगल में है। जैसे ही थोड़ा सा CO2 बढ़ा और pH घटा, pH घटते ही तुरंत मैसेज कर देंगे भैया CO2 बढ़ गया है, हमारे बॉडी से CO2 निकालो। यस, इंक्रीज इन दी सब्सटेंस, कौन? CO2 और H+ जिसके प्रति सेंसिटिव है, कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, कौन सा? रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। Turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in this respiratory process by which these substance can be eliminated। रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बगल में जो कीमो सेंसिटिव एरियाज हैं जो कि CO2 और H+ के प्रति बेहद संवेदनशील हैं, जैसे ही CO2 बढ़ेगा pH घटेगा, तुरंत ये मैसेज करेंगे रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कि हे भैया इस CO2 को बाहर निकाल दो, ये हमारे काम का नहीं है। ध्यान रखना, these receptors, मार्क करिएगा, these receptors कहां प्रेजेंट होते हैं पहले मैं आपको बता दूं। एओरेटिक बॉडीज, ये क्या होता है? लोकेटेड एट द एओरेटिक आर्क, ये टॉप पार्ट होता है आर्टरी का। आप कहेंगे सर आर्टरी में तो ऑक्सीजन होता है, CO2 भी तो होता है। अगर बॉडी में गलती से ज्यादा बढ़ गया तो किसी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी मान लीजिए, CO2 ज्यादा बढ़ जाए तो निकालना पड़ेगा ना। यस, एक है कैरोटिड बॉडीज, ये क्या होती हैं? आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू ब्रेन, इसे हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड ले जाती है, अगर उसके आसपास भी थोड़ा सा भी CO2 बढ़ा दिखा तो तुरंत तो कह देगा भैया शरीर से बाहर CO2 निकालो, वो तुरंत RRC को मैसेज कर देगा। यस, रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओरेटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी कौन सी होती है? जो ब्रेन को ब्लड ले जाती है। आल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंज इन CO2 एंड H+ एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू रिदम सेंटर फॉर द रेमेडियल एक्शन, मतलब सुधार करने के लिए जो CO2 को निकालने के लिए जिस एक्शन की जरूरत पड़ेगी वो एक्शन यहां से ले लिया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या? रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि जो RRC है, जो कीमोसेंसिटिव एरियाज हैं, वो CO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं, ऑक्सीजन के प्रति नहीं। इसलिए ऑक्सीजन का यहां पे कोई रोल नहीं होता। रिस्पिरेटरी रिदम में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, CO2 और pH का रोल है। जैसे ही CO2 बढ़ेगा pH घटेगा, रिस्पिरेशन बढ़ जाएगा, RRC बढ़ा देगा। RRC को कौन बताएगा? कीमोसेंसिटिव एरियाज कहेंगे भैया हमारे में CO2 बढ़ा हुआ है, इसका मतलब हर जगह बढ़ा हुआ है, मैं इतना VIP हूं, ब्रेन को सप्लाई करता हूं, मेरे अंदर बढ़ा हुआ है, तो सबके पास तो और भी बुरे हालात होंगे। इसलिए जल्दी से CO2 बाहर निकालो, लंबी सांस खींचो, ऑक्सीजन ज्यादा आएगी,
ज़्यादा CO2 तुरंत अपने आप निकल जाएगी। ये पूरा रेगुलेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जितनी बातें मैंने बोली हैं इसी से सवाल घूम फिर के आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं? नंबर 1, एस्थमा। जो आपका एस्थमा है, हिंदी में इसको एज़मा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? पहला सवाल, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। जब भी किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, पहला सवाल। दूसरा, आवाज आती है, व्हीजिंग साउंड, व्हीजिंग साउंड, खरखराहट की आवाज आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो ब्रोंकाई होती है या जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है। और जब स्वेलिंग आ जाती है तो जब भी हवा गुजरती है इसके रास्ते, ऑक्सीजन या हवा जो भी आप समझें, जब इसमें से गुजरेगी एयर, तो जब भी किसी पर्टिकुलर चीज से आप हवा गुजारते हो तो थोड़ी सी आवाज आती है। यस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो पहला, सांस लेने में दिक्कत होती है। दूसरा, व्हीजिंग साउंड, खरखराहट की आवाज आती है। तो आपने सुना होगा जिनको अस्थमा होगा, क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन हो जाता है, थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, वो जगह गर्म हो जाती है। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये तो बात हो गई अस्थमा की। अब एक दूसरी बीमारी है एम्फाइसीमा। ये बहुत पुरानी बीमारी है, क्रॉनिक डिसऑर्डर है। बहुत लंबे समय तक जब ये डिजीज होती है तब जाके प्रॉब्लम डायग्नोस होती है। इसमें क्या होता है? पहला पॉइंट, एल्वेओलर वॉल डैमेज हो जाती है। एल्वेओलर वॉल पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। एल्वेओलर वॉल के डैमेज होने से रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया घट जाता है, क्योंकि आप जानते हैं एल्वेओलर एल्वेलाई में ही गैसेस एक्सचेंज होता है। तो अगर एल्वेओलर वॉल डैमेज हो जाएगी तो रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया घट जाएगा। मेजर कॉज क्या है इसका? सिगरेट स्मोकिंग। ड्यूरिंग सिगरेट स्मोकिंग एल्वेओलर वॉल धीरे धीरे डैमेज हो जाती हैं, रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया घट जाता है। तो पहला सवाल क्रॉनिक डिसऑर्डर है, दूसरा एल्वेओलर वॉल डैमेज हो जाती हैं, तीसरा रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया घट जाता है, और चौथा मेजर कॉज इज द सिगरेट स्मोकिंग। इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं है जो नीट के एग्जाम में ना आया हो, हर लाइन पूछी गई है। आप प्रीवियस ईयर का एग्जाम उठा के देखिए, सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। किसका कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है वो भी याद रखिएगा, उल्टा ना कर दीजिएगा। लास्ट, ऑक्यूपेशनली रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, ORD। ये क्या है? ये व्यावसायिक बीमारी है। मतलब कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जहां पे उस पर्टिकुलर व्यक्ति को लंबे समय तक उसको झेलना पड़ता है और उसका लंग्स डैमेज हो जाता है। कैसे? इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, जैसे ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग, जो लोग पत्थर तोड़ते हैं या लोग पिसाई का काम करते हैं, उन्हें डस्ट बहुत झेलनी पड़ती है। डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप। अब चूंकि लगातार डस्ट उनको मिलती रहती है तो उनकी बॉडी उनके प्रति, उस पर्टिकुलर चीज़ों के प्रति रिस्पॉन्स नहीं कर पाती। तो ग्राइंडिंग इंडस्ट्री में, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में यह सब डस्ट लगातार पर्सन झेलता है। जब डस्ट झेलता है तो फिर उसकी बॉडी धीरे धीरे, लंग्स उसका डैमेज हो जाता है। कैसे? लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। लंबे समय तक अगर वो पर्टिकुलर व्यक्ति इन समस्या को झेलता रहेगा तो उसके बॉडी में उसके लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस क्या होती है? जो सेल्स होती हैं जो लंग्स की, उनमें प्रोलिफरेशन हो जाता है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, इस वजह से कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, तो लंग खराब हो जाता है। वर्कर इन सच इंडस्ट्री शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क। उन्हें ऐसे मास्क पहनने चाहिए जिससे कि बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स, 2.5 पिकोमीटर से कम के पार्टिकल्स लंग में ना आ पाए। आपको याद दिलाया था मैंने एयर पोल्यूशन में, मैंने आपसे कहा था CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, 12th में आप ये पॉइंट पढ़ते हैं। तो जहां पे कहा जाता है कि 2.5 माइक्रोमीटर से कम डायमीटर का अगर कोई पर्टिकुलर पार्टिकल है तो हमारे लंग्स में जाएगा तो हमें एयर पोल्यूशन कॉज करेगा। तो यस, इसीलिए प्रोटेक्टिव मास्क लगाया जाता है कि जो महीन, जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो लंग्स में ना आ पाए। तो स्टोन, पत्थर, धूल, डस्ट, ये सब अगर लगातार आपके लंग्स में आता रहेगा तो भी लंग्स डैमेज हो सकते हैं। इस प्रकार से
मास्क यूज करके, अच्छे वाले मास्क यूज करके इनसे बचा जा सकता है। तो सर्टेन इंडस्ट्रीज में जैसे ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग में ये हो सकता है। लगातार बॉडी लंबे समय तक अगर इस पर्टिकुलर एक्सपोजर से झेलती रहेगी तो लंग्स फाइब्रोसिस हो सकती है और बाद में लंग्स डैमेज हो सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर योर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बाकी अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाइए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। बिना क्वेश्चन के आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। थैंक यू।